Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher and I hope you all are fantabulous. सब बढ़िया होगा, आस पड़ोस घर वाले सब बढ़िया होंगे, तुम लोग डांट नहीं खा रहे होगे एग्जाम के टाइम पे. I wish that, I hope that. चलिए guys, so आज हम लोग करने वाले हैं competency based questions. Competency based questions बोले तो केस बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं. असर्शन रीजन भी एक्चुअली कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आते हैं, लेकिन आज हम लोग का फुल फोकस होगा ऑन केस बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली. नाउ व्हाई आर दीज क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई? कुछ साल पहले तक सिर्फ पूछा जाता था डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो सीबीएसई को लगा कि भाई इन लोगों का स्किल सेट टेस्ट करेंगे बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर रियली इंटेलिजेंट. तो इसीलिए दे हैव इंट्रोड्यूस दीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्यू इयर्स अगो. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस अब आगे बड़ी ग्रेड्स में भी आने लगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. तो अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी जाती है, आपके स्किल सेट, हायर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करा जाता है. सो चले, let's see how questions comes in paper, and here it comes. Question on screen. In an experimental activity, crushed ice was taken in a beaker. A thermometer is fitted in such a way that its bulb was thoroughly surrounded by ice. Bulb of thermometer, actually, what they are talking about. The beaker is now slowly heated and temperature was regularly noted. ठीक है, टेम्परेचर राइज करता है ग्रेजुअली एज हीटिंग इज कंटिन्यूड एंड बिकम्स कांस्टेंट व्हेन आइस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड. तो ये क्या समझा रहा है आपको? वो कह रहा है कि भाई हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने खूब सारी आइस क्यूब्स लिए हैं. उन आइस क्यूब्स के बीचों बीच हमने एक थर्मामीटर प्लेस करा है और उस थर्मामीटर का बल्ब आइस से सराउंडेड है. मतलब वो थर्मामीटर का जो बल्ब है इट इज एक्चुअली कवर्ड अप विद आइस. यहाँ से हम लोगों ने हीटिंग करना स्टार्ट करी एंड वंस द हीटिंग हैज स्टार्टेड, थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज होने लगा और एक जगह जाके वो कांस्टेंट हो गया. हीटिंग स्टार्ट हुई, इट बिकम्स कांस्टेंट एंड कब हुआ कांस्टेंट? व्हेन आइस चेंजेस इनटू लिक्विड. मतलब व्हेन सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तब जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, स्टक हो गया. कर लेंगे? समझ रहे हो तुम लोग किधर जा रहा है ये क्वेश्चन? चलो, स्मार्ट पीपल, स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन थ्योरी दैट यू हैव सीन. What name is associated with the conversion of ice into water? अगर आइस पानी में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? A. Evaporation, B. Sublimation, D. Freezing and D. Fusion of solid. बूझो तो जाने क्या बोली पब्लिक? A, B, C, D. A, B, C, D, E, G, H, I. Come on. What name is associated with conversion of solid into liquid? Ice to water. तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या freezing है? No. फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड. सब्लिमेशन? नो. इवेपोरेशन? नहीं. इट इज आइस टू वाटर मीन्स फ्यूजन. फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग. मेल्टिंग ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर. अगर आइस पिघलती है तो मुझे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस. तो दैट्स व्हाई फ्यूजन ऑफ solid. Those who have opted for option D, hats off to your performance. Fatti performance, guys. Now, on that positive note, next question. What specific name is given to a constant temperature? अभी भी ना ये question आपके उस paragraph से related ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? Latent heat of fusion, boiling point, melting point, condensation. तो आपसे पूछ रहा है वो जो constant temperature आया था ना ये वाला, इस part को हम लोग क्या बोलते हैं? What is the specific name given to that constant temperature? Latent heat of fusion, boiling point, melting point, condensation point. अभी क्या है ना, इस क्वेश्चन में आप लोग दो आंसर्स के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो. कई लोगों को लग सकता है यार ये मेल्टिंग पॉइंट है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. तो ध्यान रखना यहाँ पे उसने हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट चेंज
इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात नहीं करी। उससे बोला कि एक स्पेसिफिक टर्म बताओ जो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे यूज करेंगे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट टर्म एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि हम लोग आइस की बात करते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ था। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि वो हीट के बारे में बात कर रहा है, इंटरकन्वर्जन या स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में वहां पे वो जरूर बात करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे उससे उस पॉइंट के बारे में पूछा है जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ है, एंड दैट्स योर मेल्टिंग पॉइंट विच इज 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? समझ ला? चाक दे फट्टे। मूविंग ऑन, the heat added to the system at a constant temperature is called। अब बताओ, ये भी उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। सो हीट जो ऐड करी गई थी सिस्टम में एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, रेसिडुअल हीट और नन ऑफ द अबव। दिमाग की बत्ती जलाओ, आंसर बताओ। देखो, जब हम लोग ने हीट प्रोवाइड करी, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ, आइस सॉलिड स्टेट में है, लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो मेल्ट होने लगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर स्टक क्यों हुआ? हम तो सिस्टम को हीट कर रहे हैं ना, तो ऐसा क्या हो रहा है कि हीट जा कहाँ रही है? अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो हीट जा कहाँ रही है भाई? सो दैट हीट इज हिडन इन द सिस्टम, वो हीट जाके छुप जाती है सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और वो हीट का काम क्या है? इंटरकन्वर्ट करना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कैसे इंटरकन्वर्ट करता है? वो सिस्टम में जाके सॉलिड पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के उनको लिक्विड के पार्टिकल्स में दूर दूर लेकर आती है। सो लेटेंट हीट का काम होता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरकन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर। सो दैट्स लेटेंट हीट, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करती है, चाहे वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, where does the heat energy go when temperature does not rise? वो हीट एनर्जी कहाँ जाती है जब टेम्परेचर स्टक हो जाता है, जब वो राइज नहीं हो रहा है थर्मामीटर पे, तो वो हीट जा कहाँ रही है? अभी बताया मैंने आपको, इट मेक्स मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ लिक्विड फास्टर और इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द बीकर ओनली, सिर्फ बीकर गर्म होने लगता है। इट इज यूटिलाइज्ड इन कंप्लीट चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, और इट स्लोज डाउन द मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन ही रोक देता है या कम कर देता है, मॉलिक्यूलर मोशन को स्लो कर देता है। क्या बोली पब्लिक? कम ऑन गाइस, kill it man। A, B, C, D raises the temperature of beaker, makes molecular motion of liquid faster, utilized in complete change of physical state, or it slows down the molecular motion। And your answer is option C। गाइस सी होगा ना, क्योंकि वो लेटेंट हीट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और लेटेंट हीट का काम होता है where it's been utilized to completely change one state into another, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ओके, नाउ दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन, और ध्यान रखना सीबीएसई के लिए बहुत लव्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ग्राफिकल बेस्ड, डायग्रामेटिक बेस्ड, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, और हर साल ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। ठीक है, बीकर को हीट करा विच कंटेन्स आइस एंड वाटर। ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट of the beaker as a function of time. All right, which of the following could correctly be the result? So time versus temperature नोट करा गया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? उसने स्टार्टिंग में बोला कि स्टूडेंट किसको हीट कर रहा है? वाटर एंड आइस कंटेनिंग बीकर, मतलब उस बीकर में आइस भी बची है और पानी भी है, और उसको जब हीट कर रहे हैं
तो टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपको क्या लगता है होना चाहिए? सोच के देखो, आप लोग लेटेंट हीट पढ़ के आ चुके हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो विच वन डू यू थिंक इज अप्रोप्रिएट? A, B, C, D. यहाँ पे 0 डिग्री से एकदम बढ़ते ही 100 पे कांस्टेंट हो गया, 100 से घटा, देन 0 पे आके कांस्टेंट हुआ, 100 पे कांस्टेंट होके फिर एकदम से ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 0 पे कांस्टेंट होके फिर धीरे धीरे 100 तक बढ़ा. खुश तो बहुत हो गए तुम लोगों को समझ में वैसे आ चुका होगा. देखते हैं. तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आइस का टेम्परेचर, आइस एंड वाटर है, क्या 100 डिग्री हो सकता है? नहीं ना. मतलब ये तो कोई तुक्की नहीं बैठा है, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आइस की बात कर रहे हैं बीकर में, तो 100 डिग्री पे तो आइस हो ही नहीं सकती ना. सो सी और बी तो एलिमिनेट हो गया है, बचा ए. अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है. 0 डिग्री सेल्सियस इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जहाँ पे आइस अभी मेल्ट हो रहा है, मतलब 0 पे कांस्टेंट है टेम्परेचर. जब तक लिक्विड में वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, ये टेम्परेचर राइज नहीं होगा. दैट्स द रीजन ऑप्शन डी इज योर फटाफटी आंसर. समझ गए होंगे? यहाँ पे 0 से एकदम बढ़ के 100 पे कांस्टेंट नहीं हो सकता. 0 पे कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर 100 पे कांस्टेंट होगा. सो इट हैज टू बी लाइक उल्टा Z. क्लियर है? ओके. सो दैट मेक्स ऑप्शन डी एज योर perfect answer. Next question. A teacher asked a group of students to heat a given sample of ice and to draw the heating curve. Heating curve banana hai representing temperature rise as a function of heat added. After performing experiment at 1 atmospheric pressure, the student gave the following curve. अभी यहाँ पे ना इसको देख के घबराना मत. ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर है एयर का, जो कि आपके नॉर्मल सी लेवल पे रहता है, जो भी हम लोग अभी है जिस लेवल पे, तो इस पे हम लोग जो भी काम करते हैं लैब में, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 1 ATM. ये वो पैसे वाला ATM नहीं है, इट्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको शॉर्ट में लिख दिया है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस टर्म हियर. ऑलराइट, तो टीचर ने क्या दिया, सैंपल दिया आइस का और बोला हीट करो, एंड उससे हीटिंग कर्व बनाया रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर राइज एज द फंक्शन. और ये ग्राफ बन के आया है महाशय जी का. अब इस ग्राफ को समझते हैं. हीट एडेड, टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, यहाँ पे 273 केल्विन है, ये 373 केल्विन है. कृपया करके इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे आप लोग. क्या टेम्परेचर चल रहा है ये? सो डिग्री सेल्सियस, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, है कि नहीं? सो डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पे मैंने केल्विन लगाया 273 माइनस 273, तो मुझे वो देगा 0 डिग्री सेल्सियस. हो गया. यहाँ वाले पे इफ आई हैव टू पुट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 माइनस 273, दैट गिव्स मी 100 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें. समझ गए होंगे? ओके. अब यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हुई, 0 पे आके कांस्टेंट हो गई, B से वापस बढ़ना स्टार्ट हुई, C से वापस कांस्टेंट हो गई, D के बाद वापस बढ़ना स्टार्ट हुई. तो चल क्या रहा है भाई? चाहते क्या हो? क्या चाहते हैं? चलिए जानते हैं. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट पॉइंट Y? ग्राफ वापस देखते हैं. पॉइंट Y की पे क्या फिजिकल स्टेट होगा? ये रहा पॉइंट Y. पॉइंट Y किसके बीच में? A और B के बीच में है. यहाँ से हमने सॉलिड स्टार्ट करा था, हीट करते करते यहाँ सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है. कन्वर्जन हो रहा है, था नहीं, है. कंटिन्यूअस टेंस, तो मतलब यहाँ दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगे. सो सॉलिड एंड लिक्विड, आइस एंड वाटर, बोथ को एग्जिस्ट एट Y पॉइंट, क्योंकि वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है.
point at which ice starts to melt, not ice melts, ice starts to melt into liquid state, into water. इसीलिए ऑप्शन सी इज योर परफेक्ट आंसर. और क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा है. फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट पॉइंट W. चले देखते हैं W पे क्या चल रहा है. दिस इज W, वही बात है. अब यहाँ पे जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज होते होते C 100 पे आके अटक गया है, टेम्परेचर अटक गया है. अभी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हो रहा है. कंटिन्यूअस टेंस अगेन. तो यहाँ पे वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट, दोनों आपस में मिलजुल के रहेंगे जब तक पूरी तरीके से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता. जैसे वेपर्स में कन्वर्ट होगा फिर से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा. सो दैट इज योर पॉइंट W. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which lines represent the change of state without undergoing any change of temperature? कौन सा लाइन, मतलब ग्राफ के लिए पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ में लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट चेंज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. मतलब कांस्टेंट वाले के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये कांस्टेंट कौन है? A to B, C to D. यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर आपके यहाँ इस एक्सिस पे है तो यहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट. एक ही टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. सो इट्स A, B, C and D. On that note, we have option A as our fatty answer. Clear? Clear? Check. On that positive note, moving on to our next question. Question on your screen. Let's read it. Rita's father always got a vehicle check for pollution control. He got it tested for the aerosol if released by his car. He also uses unleaded petrol and makes use of a public transport wherever possible. He sparingly uses car. Sparingly means कभी कभार, बहुत rarely he uses the car. भाई क्या बात है, ये इंसान की तो पूजा करनी चाहिए बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट. बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसे ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ड्यूटीफुल काम कर रहे हैं, ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं. तो व्हाट इज एरोसॉल? एरोसॉल होता क्या है? पहली चीज, एरोसॉल इज अ टाइप ऑफ अ कोलॉइड. कोलॉइड्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे जहाँ पे डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है. एरोसॉल हैं जिनमें गैसेस आपके डिस्पर्शन मीडियम होते हैं, सॉलिड या लिक्विड आपके डिस्पर्स्ड फेज होते हैं. सो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम will give you colloid. As this is a type of colloid, और types of colloid किसके बेसिस पे बनते? फेज और मीडियम के बेसिस पे. मीडियम गैस है, लार्जर क्वांटिटी गैस है. डीपी मतलब स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड, या उसे हम एरोसॉल कहते हैं. अब बात आती है व्हाट हैपेंस व्हेन स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल मिक्सेस विद फॉग. फॉग है, स्मोक मिक्स हो गया तो क्या बनाया? स्मोक प्लस फॉग गिव्स यू स्मोक. ठीक है, स्मोक प्लस फॉग गिव्स यू स्मॉग. SMOG. Now, see, what are the values of Rita's father is reflected here. As we discussed, very responsible citizen. ये जो दिल्ली में रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है. आप लोग ये चीज़ आगे से देख रहे हो, सामने देखते हो. सर्दियों के टाइम में जो पोल्यूशन होता है तो फॉग के साथ स्मोक, व्हीकल्स का जो लिबरेटेड स्मोक है वो मिक्स होके क्या बनाता है? इट्स स्मोक. वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स. सो ओवरऑल आंसर कैसे लिखेंगे? व्हेन सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस इज कॉल्ड एज एरोसॉल. एग्जाम्पल स्मोक. डिस्पर्स्ड इन एरोसॉल मीन्स ये आपके डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्स्ड इन दिस मीडियम विच इज अ गैस. डिस्पर्स्ड मीडियम. When smoke mixes with fog, it's called smog, and Rita's father is aware, citizen, environmentally concerned and dutiful. समझ ला? Simple है. थर्ड वाला तो it's very simple.
Next question on your screen. During an experiment, the students were asked to prepare 10% mass by mass. 10% दिया है, mass by mass percentage. बिल्कुल. Solution of sugar in water. Sugar and water. रमेश बाबू, रमेश जी ने डिसॉल्व करा 10 grams of sugar in 100 grams water, whereas सारिका जी ने डिसॉल्व करा 10 grams sugar in water to make 100 grams solution. Are these two solutions of same concentration? कतई नहीं. No. कैसे मैंने एकदम से बोल दिया no? कैलकुलेट करके देख लो. यहाँ पे उसे सॉल्वेंट लिया है, यहाँ सोल्यूशन लिया है. मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखो. मास बाय मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, है कि नहीं. मास ऑफ सोल्यूट कितना है? अगर रमेश जी का आप कैलकुलेशन करो, सो इट्स 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. काहे? बाय 110, क्योंकि सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो यहाँ पे सोल्यूट शुगर है, सॉल्वेंट वाटर है, तो डिवाइड करके 110 आएगा. बनाना कितना है? 10%. 10% तो कतई नहीं बनेगा यहाँ से. सारिका की बात करते हैं. सारिका के पास सोल्यूट 10 ही है, लेकिन उसे सोल्यूशन बनाया है 100 का इंटू 100. दैट गिव्स यू 10% एंड 10% ही मांगा गया था. सो कौन इंटेलिजेंट है, रमेश या सारिका? इट्स सारिका. सारिका 1, Ramesh 0. So two solutions have different concentration. So there would be answer would be no. And this is the calculation जो आपको show करनी पड़ेगी. ये तो रमेश बाबू की थी और ये सारिका की थी. Fine? Clear है boss? Still if you face any doubt, आप लोग chat box में लिखो. I will come there, read your doubts and try to answer your questions. So on that note, on that positive note, खुश हो रहे होंगे ना? हाँ. So होमवर्क लेके जाओ भाई. What is the solubility of solute? फटाफट से मुझे definition लिख के दो in chat box. What is the solubility of solute? देखे तो जरा किसकी दिमाग की बत्ती जलती है. So that was it from my side, guys. Please comment in the chat box if you face any trouble. And कोई भी doubt है लिख के जाओ. I will come there. As I told you, I'll try to solve it. And share it with your friends. Subscribe it to get more videos like this. क्योंकि competency questions आप लोगों के exam में आते हैं. You don't get much to practice competency questions. So let's do it together. Let's solve some chemical literature together. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी. Thank you. Bye.